नमस्कार, आपका स्वागत है राज्यसभा टीवी में। आपके साथ मैं हूं अंकिता। सबसे पहले एक नजर डालेंगे इस वक्त की सुर्खियों पर। राजनीति में धनबल का इस्तेमाल खत्म करने के लिए चरित्र, आचरण, सामर्थ्य और क्षमता के आधार पर चुनाव जरूरी। उपराष्ट्रपति का पार्टियों की फंडिंग के प्रभावी नियमन के लिए कानून बनाने का सुझाव। संसद और विधानसभाओं का चुनाव एक साथ कराने को लेकर आम सहमति बनाने की अपील। आम बजट से पहले नीति आयोग में अर्थशास्त्रियों और विशेषज्ञों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में अहम बैठक। विकास को गति देने के लिए आर्थिक नीति की रूपरेखा पर चर्चा। बैठक में नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार और सीईओ अमिताभ कांत भी शामिल। निर्भया मामले में डेथ वारंट जारी होने के बाद दोषी विनय कुमार शर्मा ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की क्यूरेटिव पिटीशन। पटियाला हाउस कोर्ट ने मंगलवार को जारी किया था चारों दोषियों के खिलाफ डेथ वारंट। 22 जनवरी की सुबह 7 बजे दी जाएगी फांसी। मध्य पूर्व में शांति के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने तनाव कम करने के दिए संकेत। तेहरान पर नए प्रतिबंध लगाने का किया ऐलान। परमाणु हथियार हासिल नहीं करने देने की दी चेतावनी। कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट। दुनिया भर के बाजारों में तेजी। मुंबई पुलिस की बड़ी कामयाबी। अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम का सहयोगी मोस्ट वांटेड एजाज लकड़ावाला पटना से गिरफ्तार। मुंबई के 25 मामले समेत देश भर में फिरौती के कई मामलों में थी तलाश। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने राजनीति में बढ़ते धन बल के इस्तेमाल पर गहरी चिंता जताई है। राजनीति में धन बल का इस्तेमाल खत्म करने के लिए उन्होंने चरित्र, आचरण, सामर्थ्य और क्षमता के आधार पर चुनाव को जरूरी बताया है। हैदराबाद में इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस परिसर में फाउंडेशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने ये बातें कही। राजनीति में धन बल के इस्तेमाल विषय पर आयोजित पहले इंडियन डेमोक्रेसी एट वर्क सम्मेलन को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति ने राजनीतिक दलों से एक साथ चुनाव कराने पर आम सहमति बनाने के विकल्प पर गंभीरता से विचार करने की बात कही है। उन्होंने कहा कि राजनीतिक दलों को अपने फंडिंग के स्रोत, कैडर के राजनीतिक प्रशिक्षण पर खर्च, अन्य राजनीतिक गतिविधियों, चुनावों और उम्मीदवारों की फंडिंग के बारे में सख्त आचार संहिता की आवश्यकता है। उपराष्ट्रपति ने राजनीति में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए राजनीतिक दलों के खातों को सार्वजनिक करने के लिए उचित नियामक उपायों के बारे में कानून बनाने का भी सुझाव दिया। संसदीय लोकतंत्र के सामने मौजूद चुनौतियों का उल्लेख करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि राजनीति में धन बल को सिर्फ चुनाव आयोग द्वारा नियंत्रित नहीं किया जा सकता है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि राजनीतिक दलों, नागरिक समाज के अलावा चुनावी सुधारों के लिए काम करने वाले कॉर्पोरेट और संगठनों को भी इस दिशा में बड़ी भूमिका निभानी होगी। How to reduce this expenditure, how to reduce and minimize this money power. There is no ready-made answer to this. Or some people say, no, the election commission must enhance the ceiling limit. You can. Is it going to stop? And can election commission stop people from distributing money and accepting money? Can you have a policeman for each and every house? Is it possible? No. I am not against legislative measures. Legislative effective measures has to be taken. Thanks to steps taken by Election Commission, and TN Session was there, even Krishnamurthy Garu was there, and subsequently the President, they are doing their best. And they can come out with some more regulations to see the money power is reduced comparatively. But they can't totally eliminate it. One is the legislative measures by our collective thinking with coming good ideas. We'll be awaiting what are the ideas you are going to throw to this 2 days conclave and all. What is constructed, what is idealistic, not ideal, what is realistic, and then taking it forward by legislative measures is one way. And the second one is, I personally feel people ultimately, they have to be enlightened and they must behave in a responsible manner. Then only you will be able to bring change.
This is another important aspect. But can you simply leave it to the people? No. Last election, the Election Commission has seized 830 crores in cash. Seized. उपराष्ट्रपति ने कहा कि पिछले 7 दशकों के दौरान देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था का काफी विस्तार हुआ है। चुनाव में लोगों की बढ़ती अभिरुचि मजबूत लोकतंत्र की निशानी है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि 1952 से ही निरंतर चुनावों में मतदाताओं की संख्या में वृद्धि हो रही है। Holding mirror to durability of our democracy is nothing short of a miracle. The democracy at work in India is marked by staggering complexity and surprising efficiency of holding elections. We need to briefly reflect on the reasons for consolidation of democracy in our country. Democratic form of governance is not new to India. Ancient India has the glorious traditions of democratic republics prior to 6th century BC. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज नीति आयोग में देश के प्रमुख अर्थशास्त्रियों और विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों के साथ बैठक हो रही है। नीति आयोग ने आर्थिक नीति आगे की राह विषय पर आयोजित बातचीत में चुनिंदा अर्थशास्त्रियों और विषय विशेषज्ञों को प्रधानमंत्री के साथ विचार विमर्श के लिए आमंत्रित किया है। इस दौरान देश को आगे बढ़ाने के लिए आर्थिक नीति की भविष्य की रूपरेखा पर मंथन हो रहा है। बैठक में नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार और सीईओ अमिताभ कांत भी हिस्सा ले रहे हैं। आम बजट से पहले हो रही ये बैठक काफी अहम मानी जा रही है। निर्भया मामले के एक दोषी विनय शर्मा ने सुप्रीम कोर्ट में क्यूरेटिव पिटीशन लगाई है। याचिका में फांसी पर रोक की मांग की गई है। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने मंगलवार को ही चारों दोषियों का डेथ वारंट जारी कर दिया था। चारों दोषियों को 22 जनवरी की सुबह 7 बजे फांसी दी जाएगी। मुंबई के मोस्ट वांटेड गैंगस्टर एजाज लकड़ावाला को पटना में गिरफ्तार कर लिया गया है। उसे मुंबई लाया गया। उसके ऊपर 25 मुकदमे दर्ज हैं। वो अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम का करीबी है। उसके खिलाफ मुंबई और राजधानी दिल्ली में 2 दर्जन से ज्यादा मामले दर्ज हैं, जिनमें रंगदारी वसूली, हत्या और फिरौती वसूलने के मामले शामिल हैं। एजाज लकड़ावाला नाम का गैंगस्टर जो भारत के बाहर से एक्सटॉर्शन कॉल्स देके बम्बई में काफ़ी लोगों को धमकाता था, उसे मुंबई सिटी क्राइम ब्रांच के अफसरान ने कल पटना में अरेस्ट किया। आज उसे कोर्ट के सन्मुख पेश किया गया और 21 जनवरी तक का पुलिस कस्टडी रिमांड इसी केस में प्राप्त किया गया है। और जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी हिंसा मामले में वाइस चांसलर एम जगदीश कुमार ने 5 सदस्यीय जांच कमेटी का गठन किया है। 5 जनवरी को हुई हिंसा के 4 दिन बाद आज कमेटी बनाई गई है। 5 जनवरी को परिसर में हुए हमले में सुरक्षा चूक की जांच और छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सुझाव हासिल करने के लिए 5 सदस्यीय समिति का गठन किया है। कमेटी को जल्द से जल्द अपनी रिपोर्ट सौंपने को कहा गया है। जेएनयू परिसर में रविवार कुछ नकाबपोशों ने परिसर में प्रवेश कर छात्रों और शिक्षकों पर हमला कर दिया था। बाद में प्रशासन को पुलिस को बुलाना पड़ा था। इसमें जेएनयू छात्र संघ की अध्यक्ष आयशी घोष समेत कम से कम 35 लोग घायल हो गए थे। दिल्ली में आपराधिक घटनाओं में बढ़ोतरी के मुद्दे पर गृह संबंधी संसदीय स्थायी समिति ने केंद्रीय गृह सचिव और दिल्ली पुलिस कमिश्नर को तलब किया है। इसे लेकर 13 जनवरी को केंद्रीय गृह सचिव अजय कुमार भल्ला और दिल्ली पुलिस कमिश्नर अमूल्य पटनायक को गृह मामलों की संसदीय स्थायी समिति के सामने पेश होना है। सूत्रों के मुताबिक 13 जनवरी को होने वाली इस बैठक में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में हुई हिंसा को लेकर जानकारी मांगी जा सकती है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अपराध को कतई बर्दाश्त नहीं करने की सरकार की नीति के तहत अन्य देशों के साथ आपराधिक विषयों में परस्पर विधिक सहायता के लिए और न्याय प्रदान करने में तेजी लाने के लिए संशोधित दिशा निर्देश जारी किए हैं। आधिकारिक बयान में कहा गया है कि भारत ने आपराधिक विषयों में सहयोग के लिए 42 देशों के साथ परस्पर विधिक सहायता संधि पर हस्ताक्षर किया है और गृह मंत्रालय इसके लिए निर्दिष्ट केंद्रीय
प्राधिकार है। अपराध को कतई बर्दाश्त नहीं करने की सरकार की नीति को आगे बढ़ाते हुए और न्याय प्रदान करने में तेजी लाने के लिए गृह मंत्रालय ने आपराधिक विषयों में अंतर्राष्ट्रीय परस्पर विधिक सहायता की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने और कारगर करने के लिए कदम उठाए हैं। संशोधित दिशा निर्देश जांच एजेंसियों को अनुरोध पत्रों या परस्पर विधिक सहायता अनुरोधों और समन अनुरोधों, नोटिसों और दूसरे न्यायिक दस्तावेजों का मसौदा तैयार करने और उन्हें आगे बढ़ाने पर कदम दर कदम दिशा निर्देश मुहैया करेंगे। विदेशों में रह रहे लोगों के दस्तावेजों के तेजी से और समय पर प्राप्त होने के लिए विभिन्न अदालतों द्वारा जताई गई चिंताओं को भी ध्यान में रखा गया है। भारत में अमेरिका के राजदूत केनेथ जस्टर समेत 16 देशों के राजनयिक आज से जम्मू कश्मीर के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। बीते साल जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म किए जाने के बाद राजनयिकों का ये पहला दौरा होगा। दिल्ली से ये राजनयिक आज हवाई मार्ग से श्रीनगर पहुंचे। वहां से सभी राजनयिक जम्मू जाएंगे। वो वहां पर उपराज्यपाल जीसी मुर्मू के साथ ही नागरिक समाज के लोगों से भी मुलाकात का उनका कार्यक्रम है। दिल्ली में श्रीलंका के विदेश मंत्री दिनेश गुणावर्धना ने हैदराबाद हाउस में विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर से मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच व्यापार और निवेश समेत द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के उपायों पर चर्चा हुई। गुणावर्धने कल रात 3 दिन के भारत दौरे पर दिल्ली पहुंचे हैं। राज्यसभा सांसद स्वप्नदास गुप्ता, विश्व भारती विश्वविद्यालय के कुलपति विद्युत चक्रवर्ती समेत कई और लोगों को कल पश्चिम बंगाल में विश्वविद्यालय के एक भवन के भीतर करीब 6 घंटों तक बंद रहना पड़ा, जिसके बाहर वामपंथ समर्थक सैकड़ों छात्र धरने पर बैठे हुए थे। दास गुप्ता को विश्वविद्यालय में संशोधित नागरिकता कानून पर व्याख्यान के लिए आमंत्रित किया गया था। स्वप्नदास गुप्ता ने ट्वीट किया कि विश्वविद्यालय द्वारा CAA पर आयोजित मेरे आधिकारिक व्याख्यान में शिरकत करने के जुर्म में विश्व भारती शांति निकेतन के एक कमरे के अंदर लगभग 70 लोगों को बंद कर दिया गया है। इनमें कुलपति भी शामिल हैं। बाहर टकराव के लिए बेताब भीड़ है। अपने ट्वीट में स्वप्नदास गुप्ता ने लिखा है कि CAA की एक शांतिपूर्ण बैठक पर भीड़ के हमले और धमकाने वाले छात्रों के बीच कैसा लगता है। एक कमरे में बंद हूं और बाहर भीड़ है। राज्यसभा सदस्य दास गुप्ता को विश्वविद्यालय के लिपिका सभागार में व्याख्यान श्रृंखला के तहत CAA 2019 समझ और व्याख्या पर बोलना था, जिसकी अध्यक्षता विश्वविद्यालय के कुलपति विद्युत चक्रवर्ती को करनी थी। हालांकि जैसे ही दास गुप्ता विश्वविद्यालय परिसर में दाखिल हुए, छात्रों ने उनके खिलाफ प्रदर्शन शुरू कर दिया। विरोध प्रदर्शन के बाद समारोह को विश्व भारती के दूसरे परिसर में स्थानांतरित कर दिया गया। विश्व भारती विश्वविद्यालय फैकल्टी एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रोफेसर सुदीप्ता भट्टाचार्य के मुताबिक दास गुप्ता छात्रों के विरोध के कारण व्याख्यान पूरा नहीं कर सके। देर रात स्वप्नदास गुप्ता यूनिवर्सिटी कैंपस से बाहर निकलने में कामयाब हो पाए। राज्यपाल जगदीश धनखड़ ने कहा कि ये घटना राज्य में कानून व्यवस्था की बिगड़ती स्थिति को दर्शाती है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता कैलाश विजयवर्गीय ने हालात पर चिंता जताते हुए राज्य सरकार से दास गुप्ता की सुरक्षा का प्रबंध करने की मांग की। আমি এখানে লেকচার দিতে এসেছিলাম একটা বড় ইস্যু, এটা হচ্ছে নাগরিকত্ব সংশোধন অ্যাক্টের বিষয় এবং তার বিরোধিতা করে অনেকে বলছে যে তারা চায় না যে নাগরিকত্ব বিলের সমর্থনে কেউ কিছু বলতে পারে। একতরফা তো হতে পারে না। একতরফা বলাটা হচ্ছে তাদের বাম ফ্যাসিজম। আজকে যা দেখছি এটা বাম ফ্যাসিজম। সেটা নিয়ে তো আমি কিছু বলতে পারি না কে কাকে ডাকা হয়েছে, কারণ এটা কোনো পার্টি ফাংশন ছিল না, এটা বিশ্বভারতী ফাংশন ছিল। আর আমি যতদূর জানি যে এটার ওপেনলি সোশ্যাল মিডিয়াতেও আমি দেখেছিলাম। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के नेतृत्व में भारतीय संसदीय शिष्टमंडल ओटावा में राष्ट्रमंडल देशों की संसदों के अध्यक्षों और पीठासीन अधिकारियों के 25वें सम्मेलन में शामिल हो रहा है। इस मौके पर राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश ने एक सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि आधुनिक समय में सांसद और मल्टीटास्किंग एक दूसरे के पर्याय बन चुके हैं। जनप्रतिनिधियों को विभिन्न स्तरों पर कई कामों को अंजाम देना पड़ता है। सांसदों पर कार्यपालिका के अलावा अपने अपने क्षेत्रों में बेहतर प्रदर्शन
करने का दबाव होता है, इसीलिए उन्हें एक बेहतर सपोर्ट सिस्टम की जरूरत होती है। संसद के पास एक बेहतर सपोर्ट प्रणाली है और इसके जरिए जनप्रतिनिधियों को ट्रेनिंग और तकनीकी सहायता के अलावा दूसरी सहूलियत मुहैया कराई जाती है। भारत में सांसदों और विधायकों के पास भी जनता कुछ सुविधाओं और बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए संपर्क करती है। इस बात को लेकर सांसद निधि योजना की शुरुआत की गई, जिससे सांसद अपने अपने क्षेत्रों में विकास कार्यक्रमों के लिए निधि का आवंटन कराते हैं। As such, a parliamentarian has tremendous pressure to perform both as a legislature and as a representative of his constituency. To be an effective legislature and a people's representative, therefore, he requires adequate support system. For this purpose, Indian Parliament has put in place a robust support system to meet orientation and training requirements, knowledge and information needs of the members, provision of computer facilities, IT services and other professional support to the members. Our Parliament, sir, organizes orientation program, seminar, symposia, etc. from time to time for them, not only on parliamentary procedure, but also on the issues of public importance. There is a Parliamentary Research and Training Institute for Democracies called PRIDE, which organizes such programs for them frequently. मध्य एशिया में जारी तनाव के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के संदेश से फिलहाल अमेरिका और ईरान के बीच टकराव की स्थिति टल गई है। तेहरान से जारी तनाव के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कल राष्ट्र को संबोधित किया। राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान के दावों को खारिज करते हुए कहा कि हमले में किसी अमेरिकी को नुकसान नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि कोई भी सैनिक हताहत नहीं हुआ है, सभी सैनिक सुरक्षित हैं और हमारे सैन्य अड्डों को बहुत थोड़ा नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा कि ईरान का रुख नरम हो रहा है, जो सभी पक्षों के लिए अच्छा संकेत है। उनके इस बयान को ईरान के साथ युद्ध न करने के संकेत के तौर पर देखा जा रहा है। No Americans were harmed in last night's attack by the Iranian regime. We suffered no casualties. All of our soldiers are safe, and only minimal damage was sustained at our military bases. Our great American forces are prepared for anything. Iran appears to be standing down, which is a good thing for all parties concerned and a very good thing for the world. राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान पर आर्थिक प्रतिबंध लगाने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि हम ईरान पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाने जा रहे हैं। जब तक ईरान अपना रवैया बदलता नहीं है, तब तक ये प्रतिबंध लागू रहेंगे। उन्होंने कहा कि ईरान को कभी भी परमाणु हथियार हासिल नहीं करने दिए जाएंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति ने नाटो से मध्य पूर्व में अपनी गतिविधि बढ़ाने की अपील भी की। As we continue to evaluate options in response to Iranian aggression, the United States will immediately impose additional punishing economic sanctions on the Iranian regime. These powerful sanctions will remain until Iran changes its behavior. I am going to ask NATO to become much more involved in the Middle East process. राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि अमेरिका ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर है और उसे मध्य पूर्व के तेल की जरूरत नहीं है। राष्ट्रपति ने कहा कि मैं ईरान के नेताओं को कहना चाहता हूं कि अगर आप अच्छा भविष्य चाहते हैं तो हमें शांति के रास्ते पर चलना होगा। अमेरिका शांति को गले लगाने के लिए तैयार है। इराक में अमेरिकी ठिकानों पर ईरान के मिसाइल हमलों के बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के देश के नाम संबोधन पर सबकी निगाहें थी। माना जा रहा था कि ट्रंप कुछ बड़ा ऐलान कर सकते हैं, लेकिन अपने संबोधन में वो बेहद शांत मुद्रा में दिखाई दिए। Over the last 3 years, under my leadership, our economy is stronger than ever before, and America has achieved energy independence. These historic accomplishments change our strategic priorities. These are accomplishments that nobody thought were possible. And options in the Middle East became available. We are now the #1 producer of oil and natural gas anywhere in the world. We are independent, and we do not need Middle East oil.
इस बीच भारतीय नौसेना ने खाड़ी में अपने युद्धपोत तैनात कर दिए हैं। ऐसा समुद्री रास्ते से हो रहे व्यापार की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए किया गया है। नौसेना का कहना है कि हमने मौजूदा स्थिति पर नजर बना रखी है और हमारे समुद्री मार्ग से होने वाले व्यापार और इंडियन फ्लैग मर्चेंट वेसल्स की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए युद्धपोत इलाके में मौजूद हैं। भारतीय नौसेना देश के समुद्री हितों की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति के ईरान के साथ तनाव कम करने के संकेत के बाद कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट आई है। साथ ही अमेरिकी शेयर बाजार में भी रिकॉर्ड तेजी देखने को मिली है। वहीं भारतीय शेयर बाजार में बढ़ोतरी देखी गई। कारोबार के दौरान सेंसेक्स 629 अंक चढ़कर 41,447 पर पहुंच गया। निफ्टी में भी तेजी दर्ज की गई। भारतीय सेना के 28वें अध्यक्ष के रूप में अपना पदभार ग्रहण करने के बाद जनरल मनोज मुकुंद नरवणे आज लद्दाख के सियाचिन ग्लेशियर के दौरे पर हैं। सेना प्रमुख ने यहां पर सियाचिन युद्ध स्मारक पर सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की, साथ ही सैनिकों से मुलाकात की। सेना प्रमुख का पदभार संभालने के बाद ये उनका पहला दौरा है। It has always been my intention to come here immediately on taking over. Unfortunately, the weather was not very good in the first week of January, but I am happy that I have been able to come here to the Siachen Brigade as my first visit as the Chief of Army Staff. और अब बात पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन को लेकर खास पेशकश की। जलवायु परिवर्तन का असर मानव और जीव जंतुओं के साथ कीट पतंगों पर भी पड़ रहा है। गंभीर मौसम से बचने के लिए बड़ी संख्या में मैक्सिको मोनार्क तितलियों का पलायन हो रहा है। विशेषज्ञों का मानना था कि खराब मौसम से बचने के लिए तितलियां हर साल 6,000 मील से अधिक उड़ सकती हैं। मोनार्क तितलियां मौसम के हिसाब से अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको के बीच प्रवास करती हैं। तितलियां दुनिया की सबसे पुरानी और जलवायु के अनुकूल ढलने वाली प्रजातियों में से एक हैं। वो आमतौर पर मौसम और जलवायु के आधार पर एक स्थान से दूसरे स्थान तक उड़ान भरती हैं। हाल के सालों में मैक्सिको में लगातार तूफान और हीट वेव के चलते लाखों की संख्या में तितलियां मारी गईं और उनके विलुप्त होने का संकट बढ़ गया है। राजधानी दिल्ली के प्रगति मैदान में विश्व पुस्तक मेला चल रहा है। राज्यसभा टीवी आपके लिए लाया है कहानी एक किताब की, जिसमें हर रोज हम आपको जानकारी दे रहे हैं विश्व पुस्तक मेले में प्रदर्शित किताबों में से किसी एक किताब की, ताकि आप भी पुस्तक मेले का हिस्सा बन सकें। आज जानते हैं ये मेहतना एक महान गोटुल नाम की किताब के बारे में। और आज पुस्तक मेले से जिस किताब का परिचय हम आपको कराना चाहते हैं वो है ये मेहतना एक महान गोटुल। ये इसका कवर है। ये किताब आदिवासियों के जीवन पर केंद्रित किताब है। उनकी परंपराएं और उनके रहन सहन और प्रकृति के साथ उनका कैसा संबंध है उसके बारे में ये किताब है। और ये मेहतना एक महान गोटुल, इस किताब के शुरू में ही बताया गया है कि ये दुनिया के उन लोगों का परिचय है जो मानव निर्मित कृत्रिमता से दूर सत्य को जी रहे हैं, जिनकी व्याख्या है येर मेहतना। और येर मेहतना ये जो शब्द है, जो गोंडी भाषा का शब्द है, उसका मतलब होता है जन्म के बाद कराए जाने वाला प्रथम स्नान। और ये जो प्रथम स्नान है ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण उनके जीवन में स्थान रखता है, जिससे बच्चे के जीवन में, आने वाले जीवन में जो ऊर्जा है, जो उसका जीवन कैसे आगे बढ़ेगा, वो इस स्नान से बहुत निर्धारित होता है। तो ये जो गोटुल है, जो आदिवासियों के जीवन का एक बहुत अभिन्न हिस्सा है, एक गोटुल संस्था, उसका नाम इन्होंने येर मेहतना यहाँ पर रखा हुआ है। और बड़ी खुशी की बात हमारे लिए है कि इसी पुस्तक मेले में घूमते हुए इस किताब के जो लेखक हैं डॉक्टर हरीश मारकाम, जो कि जगदलपुर में MBBS डॉक्टर हैं, वो ख़ुद हमें यहाँ मिल गए। मिलवाते हैं उनसे।
मैं खुद आदिवासी पठारी गोंड समाज से बिलोंग करता हूँ और मैं बहुत नज़दीकी से चीज़ों को महसूस कर रहा हूँ क्योंकि मैं बस्तर का मूल निवासी हूँ। तो इस किताब को मैं बस्तर का फोटो का भी मानूंगा। गोटुल गोंगो या गोटुल विद्या का केंद्र है। विद्या का केंद्र, गोटुल का अर्थ होता है विद्या का केंद्र है। गोटुल गोंडी की शब्द है। गो का अर्थ होता है शिक्षा और टूल का अर्थ होता है केंद्र। गोटुल अर्थात शिक्षा का केंद्र है ये। और ये कहानी उस एरमिता नायक गोटुल इसे केंद्र में है जिसमें इसे एक उपन्यास की कहानी शुरू होती है। और ये कहानी पढ़ते पढ़ते न केवल एक आदिवासियों के गोटुल उस संस्था के बारे में बल्कि आदिवासियों की जो एक सामाजिक और सांस्कृतिक और उनकी पूरी व्यवस्था है उस पूरी व्यवस्था को परिभाषित करती है कि जो बस्तर को, वहाँ ट्राइबल को जानना चाहता है, वहाँ की वास्तविक परिस्थिति को जानना समझना चाहता है तो वो इस किताब को पढ़े। और जो भी एंथ्रोपोलॉजी भारत ही नहीं विश्व के किसी भी देश के ट्राइब्स के बारे में, एनिमिस्ट के बारे में, इंडिजिनस के बारे में जानना चाहता है तो मुझे लगता है किसी भी स्कॉलर को, किसी भी पीएचडी होल्डर को, किसी भी छात्र को इसको पढ़ना चाहिए। और मैं उससे भी आगे हट के कहूँगा कि हर इंसान को इसको पढ़ना चाहिए जो आज गंभीर है प्रकृति को बचाने के लिए और मनुष्य के बीच लड़ाइयों को बचाने के लिए, इसलिए उसको पढ़ना जरूरी है किताब। इस किताब में आदिवासियों के जीवन, प्रकृति और उनके जो संस्कार हैं उससे जुड़ी हुई ये बातें इस किताब में हैं जो कि आदिवासियों के जीवन को बहुत ही प्रामाणिक ढंग से सामने लाती हैं। तो हम समझते हैं कि ये एक किताब ऐसी है जो अगर आप पुस्तक मेले में आ रहे हैं तो आप की नज़र इस पर पड़नी चाहिए। और चलिए एक नजर डालते हैं देश के अन्य प्रमुख शहरों में कैसा रहेगा आज का मौसम।